सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों को जय श्री राम सीताराम। तहे दिल से वेलकम करता हूं मैं उन सभी विद्यार्थियों का जो हमारे इस चैनल पर नए हैं और क्लास 9th के स्टूडेंट हैं और जो पहले से ही यहां पर हैं उपलब्ध और हमारी क्लासेस देखते हैं, उन सभी का तो तहे दिल से वेलकम पहले ही था। तो दोस्तों, आपको जानकर खुशी होगी कि अब रेगुलर आपको मिलने वाली है क्लास 9th के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास, क्योंकि क्लास 10th का हो चुका है पेपर। तो लगभग नया सेशन स्टार्ट होने तक हम जो है इस चैनल पर, हमारे इस प्लेटफॉर्म पर जो है केवल क्लास 9th के मैथमेटिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे जब तक अपने 9th का एग्जाम नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, तो हर क्लास रहेगी क्लास 9th के विद्यार्थियों के साथ मैथमेटिक्स की। तो बिना समय को गवाए हम बात करते हैं अपने महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो आज की क्लास के अंदर जो है दोस्तों, अपन पढ़ेंगे छोटे छोटे प्रश्न महत्वपूर्ण। ठीक है, जो भी छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं अपनी मैथमेटिक्स के क्लास 9 के, उन सभी की इस क्लास के अंदर अपन चर्चा करने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने से पहले भी वीडियो को स्किप ना करें और क्लास को पूरी देखें, और अगर अच्छी लगती है तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को शेयर करें और कमेंट जरूर करें। ठीक है दोस्तों, तो सवाल यह है, 2 प्लस एक्स की पावर 2 प्लस एक्स में एक्स की पावर 2 का गुणांक बताना है। ये हमें बहुपद दे रखा है, द्विघात इक्वेशन दे रखी है, इसमें एक्स की पावर 2 का गुणांक बताना है, यानी एक्स की पावर 2 के गुणा में क्या है ये हमें बताना है। तो अभी बता देते हैं भाई, ध्यान से देखिएगा आप। एक्स की पावर 2 का गुणांक बराबर एक्स की पावर 2 ये रही, इसके गुणा में कुछ नहीं है तो क्या समझेंगे भाई, एक समझेंगे। तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। आ गया समझ में। एक सवाल ऐसा और लेते हैं हम, ध्यान से देखना। 2x माइनस 4x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 2 में x की पावर 2 का गुणांक, x की पावर 2 का गुणांक। तो x की पावर 2 के गुणा में क्या है भाई, 2 है, तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर, नहीं है। इसको थोड़ा सा और भी समझे तो जैसे x की पावर 3 का गुणांक पूछ ले, x की पावर 3 का गुणांक पूछ ले तो x की पावर 3 ये रही, तो इसके गुणा में क्या है भाई, माइनस है, तो उसको भी ले लो, यानी कि माइनस का 4। तो x की पावर 3 का गुणांक क्या हो गया, -4। x की पावर 2 का गुणांक क्या हो गया, 2 हो गया। कोई दिक्कत है क्या भाई इसमें, नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो ये कहता है कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक। तो मूल बिंदु के निर्देशांक में लिख दूं 0,0, ये होते हैं मूल बिंदु के निर्देशांक। क्या होते हैं, तो 0,0 होते हैं। हम छोटे छोटे प्रश्नों की बात कर रहे हैं जो आपको आते तो हैं पर एग्जाम में नहीं कर पाते हो, जल्दबाजी के चक्कर में, या पूरा रिवाइज नहीं कर पाते हो तो आप भूल जाते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये था अपना सवाल। अगले सवाल की बात करते हैं, चौथा सवाल। ध्यान से देखना है ना। मूल बिंदु के निर्देशांक तो 0,0 हो गए, इसी पर हम बात कर ले एक और। जैसे यहां पर लिखूं मैं 3,-5 की कोटि ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न क्लास 9th में भी बनता है और क्लास 10th में भी बनता है। 3,-5 की जो है हमें क्या ज्ञात करनी है, कोटि ज्ञात करनी है। नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर कोटि पूछे तो हमें y का मान लिखना है, और अगर भुज पूछ ले हुए तो हमें किसका मान लिखना है, x का मान लिखना है। ये आपको पता होना चाहिए। तो इस सवाल के अंदर कोटि पूछी भाई, तो कोटि जो है, कोटि बराबर क्या होगा, y। पहले पॉइंट को बोलते हैं x और दूसरे पॉइंट को क्या बोलते हैं, y बोलते हैं। तो y का मान क्या है, -5, यानी कि इसकी जो कोटि है वो कितनी हो चुकी है, -5 में प्राप्त हो चुकी है। ठीक है भाई, अगले प्रश्न की बात करें, देखना ध्यान से। बहुत ही मजेदार सवाल है और आपको अच्छे भी लगेगा, और आपको 100% श्योर है कि अगर थोड़ा सा भी आप अपना ध्यान या फोकस इधर रखोगे ना, तो आपको सवाल जरूर समझ में आएंगे और एग्जाम में भी जरूर आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे यहां से। ठीक है, और क्लास भी ना देखो और आगे पीछे करो और फिर कहो कि पेपर नहीं मिला, प्रश्न नहीं मिला, तो ये थोड़ा सा लोचा हो जाएगा। हाँ जी, आगे बात करते हैं। इसी प्रश्न को लिख दे वापस, 3,-5 और पूछ ले कि एक्स अक्ष से दूरी ज्ञात करो। क्या ज्ञात करनी है,
एक्स अक्ष से दूरी ज्ञात करनी है। तो फिर नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर एक्स अक्ष से दूरी पूछे, एक्स अक्ष से दूरी पूछे तो हमें y पॉइंट बताना है, और y अक्ष से दूरी पूछे तो हमें क्या बताना है x बताना है। क्लियर यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है भाई? आ गया सभी को समझ में? आगे देखना है ना। तो अभी हमें क्या पूछा, 3,-5 की एक्स अक्ष से दूरी। एक्स अक्ष से दूरी सर किसका मान लिखेंगे? y का मान लिखेंगे। तो यहां पर आंसर लिखने का भी तरीका आपको पता होना चाहिए। आप डायरेक्ट रखते हो -5, मामला खत्म। अब परीक्षा वाला घूमता रह जावे का आंसर है या क्या है माजरा। एक्स अक्ष से दूरी बराबर क्या लिखोगे? y का मान है, तो y का मान सेकंड वाला है, तो यानी कितना हो गया? -5 हो गया। और अगर ये y अक्ष से दूरी पूछ लेवे, y अक्ष से दूरी पूछ ले तो x का मान कितना हो गया भाई? 3 हो गया। कोई दिक्कत है क्या यहां तक? कोई दिक्कत है? नहीं है। चलिए फिर बढ़ते हैं अपन अगले सवाल की तरफ। ध्यान से देखना भाई। फिर एक सवाल ऐसे भी बनता है कि 2x+3 बराबर में कुछ दे देवे या px दे देवे और फिर कह देवे कि इसका शून्यक ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रश्न क्या है? छोटा सा ही है हालांकि। अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न, px इज इक्वल टू 2x+3 के शून्यक ज्ञात करो। शून्यक ज्ञात करो। शून्यक ज्ञात करने वाला प्रश्न आ जाओ तो px, qx, py, qy कुछ भी लिखा हुआ आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और उसको जो है आपको क्या मानना है, उसको आपको क्या मानना है देखना ध्यान से। माना कि px बराबर क्या मान लेंगे? 0 मान लेंगे। क्लियर यहां तक? px बराबर मान लिया 0, तो 0 बराबर 2x+3। 0 प्लस का 3 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। बराबर में कितना आएगा भाई? 2x आएगा या नहीं आएगा? आएगा। ठीक है, अब 0 का कोई मतलब नहीं है तो माइनस का 3 बच गया, बीच में कुछ नहीं। इंटू, और इंटू वाली संख्या कहां पर आती है? बटेवा में। तो बराबर में क्या बच गया? x बच गया। तो ये क्या हो गया भाई? शून्यक। शून्यक का मान कितना हो गया? -3/2 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं अपन। सातवां प्रश्न देखना। प्रश्न लिखा हुआ आ जावे, px इज इक्वल टू 2x+3 में p-3/2 का मान ज्ञात करो। प्रश्न थोड़ा सा चेंज कर दिया, संख्या वो की वही लिख दी मैंने यहां पर। px इज इक्वल टू 2x+3 दे रखा है, जिसमें हमें p कोष्टक -3/2 का जो है मान निकालना है। ध्यान से देखना, p x की जगह कितना है? -3/2 है। तो हम क्या करेंगे देखना ध्यान से आंसर में, x बराबर -3/2 पर, यानी जो x है ना उसकी वैल्यू हम कितनी रखेंगे? -3/2 रखेंगे यहां पर। तो p -3/2 का मान आएगा नहीं आएगा? आ जाएगा। तो रखना है तो देखना ध्यान से, p कोष्टक x का मान -3/2 रखा, फिर बराबर, फिर ये 2, बीच में कुछ नहीं, इनटू, और x जो है उसका मान कितना रखा? -3/2। भाई दो हथियार साथ में अच्छे नहीं लगते तो एक को म्यान में बंद कर दो भाई। ठीक है, दो चिन्ह आ गए, प्लस ये +3। जब इंटू आ जावे तो नीचे वाली संख्या ऊपर वाली से हम काट सकते हैं अगर कट रही हो तो काट दिया तो बचा कितना? -3 और इधर +3। p कोष्टक -3/2 बराबर -3 और +3 कटेगा, यानी बाकी हो जाएगी। तो आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो p -3/2 का जो मान है वो कितना हो गया भाई? 0 यहां पर हमें प्राप्त हो चुका है। कोई दिक्कत नहीं है भाई। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। छोटे छोटे सवाल हैं, बहुत ही इजी और आसान है, पर आपको एग्जाम में देखने पर आपको नहीं आते हैं। ठीक है, हाँ जी, अगले प्रश्न की बात करते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो 9th में भी मिलते हैं पेपर में और 10th में भी मिलते हैं, दोनों ही एग्जाम के अंदर पूछ लेते हैं वो, क्योंकि बहुत सारे सेम भी हैं। आगे वाला जो प्रश्न है देखना ध्यान से, प्रश्न नंबर अपना 8वां।
6, -3 कौन से पाद में स्थित है, यानी कि कौन से चतुर्थांश में स्थित है, ये हमें पता करना है। तो मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूं कि आपको पता होना चाहिए ये जो होता है ये ऐसे, ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश होता है, जिसके अंदर इसके अंदर दोनों ही साइन प्लस के होते हैं, इसमें एक माइनस का और दूसरा प्लस का होता है, इसमें दोनों ही माइनस के होते हैं और इसमें एक प्लस का होता है और दूसरा किसका होता है, माइनस का होता है। फिर हम पता कर लेंगे कोई सा ही पाद या चतुर्थांश पूछे तो। देखना आप ध्यान से, 6, -3 दे रखा भाई, यहां पर 6 के आगे कुछ नहीं है, मतलब किसका समझोगे इसको, प्लस का, और 3 किसका है, माइनस का। यानी आगे देखना, ये तो प्लस है और ये क्या है, माइनस, यानी प्लस और माइनस कहां पर आता है, प्लस और माइनस चौथे चतुर्थांश में आता है। तो हम लिखेंगे अतः चतुर्थ चतुर्थांश में है। कोई दिक्कत है क्या यहां तक, नहीं है भाई, पता चल गया ना, चतुर्थ चतुर्थांश के अंदर ये स्थित है। ठीक है, और कैसे पता चला वो भी मैंने आपको बता दिया। आप इसमें दो तरीके हैं, एक तो जो पॉइंट दे रखे हैं, जो वैल्यू हमें दे रखी है, वो उस डायग्राम के अंदर बना दो और फिर पता करो कि कौन से में आ रहा है, और एक डायरेक्टली आप उनके चिन्ह से प्लस माइनस पता करके उसका पाद या चतुर्थांश पता कर सकते हो। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। तो अगला जो सवाल है अगला प्रश्न दे रखा है, यदि किसी गोले का व्यास 2 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। यदि किसी गोले की जो व्यास दे रखी है मैं, तो हमें पता करना है कि उसकी जो त्रिज्या है ना, वो त्रिज्या कितनी होगी। ठीक है भाई, सवाल मिल गया आपको। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो त्रिज्या निकालनी है हमें, तो स्पष्ट है सीधा कि भाई त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, आर बराबर व्यास बटेवा 2 होता है। आर बराबर व्यास, त्रिज्या कितनी देर की, सॉरी व्यास कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर, बटेवा में 2, 2 का भाग 2 में लगाया तो ये एक बार, तो आर बराबर कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर हो गया। आया समझ में सभी को, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। तो ये हो चुकी है इसकी त्रिज्या का मान 1 सेंटीमीटर। अब हम बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है 10वां, देखना। अगला जो प्रश्न है, ऐसा भी पूछा जाता है कि a प्लस बी की होल पावर 2 का मान ज्ञात करो। a प्लस बी की होल पावर जो 2 दे रखी है, इसका हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। ठीक है भाई, बहुत ही इजी और आसान सवाल है। आपको पता होना चाहिए भाई, क्या पता होना चाहिए, तो कि ये जो इक्वेशन दे रखी है a प्लस बी की होल पावर 2, इसकी सरसमीका क्या होती है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। नॉलेज के लिए अदर सरसमीका जो है कुछ छोटे छोटे, वो भी मैं यहां पर बता देता हूं। a माइनस बी आ जावे, उसकी होल पावर 2, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी की पावर 2। फिर a प्लस बी की होल पावर 3 आ जावे, तो a की पावर 3 प्लस 3ab कोष्टक a प्लस बी की पावर 3। अगर a माइनस बी की होल पावर 3 आ जावे, तो a की पावर 3 माइनस 3ab कोष्टक a माइनस बी की पावर 3। एक आ जावे a प्लस बी और a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। पूछ लेते हैं एक नंबर के अंदर सरसमीका। और फिर एक और भी है, a प्लस बी प्लस सी की होल पावर 2, तो होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये रही 2ca। एक सर्वसमीका और भी है अभी तो,
एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, तो वो होगी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। एक सर्वसमीका फिलहाल एक और भी है, कौन सी है भाई? तो वो है ए प्लस बी प्लस सॉरी ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 प्लस सी की पावर 3 और -3 ABC। इसका आंसर कुछ ऐसे ही था, मुझे भी पूरा याद नहीं है, पर फिर भी लिख देता हूं मैं, ए प्लस बी प्लस सी कोष्टक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये आप अपने स्तर पर एक बार बुक में से मैच कर लीजिएगा। ठीक है भाई, तो ये सर्व समीकरण हैं जो आपको याद होनी चाहिए। दो फायदे हैं, एक नंबर में सर्व समीका पूछे तो उसका आंसर भी क्लियर हो जाएगा, प्लस दूसरा है कि सवाल सॉल्व करने के लिए बोले सर्व समीका से तो उसका भी आंसर आपको आ जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़े अपन, चलिए। फिर आगे पूछा जाता है कि आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं, परिभाषित कीजिए। आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं, उन्हें परिभाषित कीजिए, यानी आंकड़ों का प्रकार बताना है और फिर उनकी परिभाषा भी लिखनी है। ठीक है, तो मैं बता दूं आपको कि आंकड़े जो होते हैं, आंकड़े दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है प्राथमिक आंकड़े और दूसरा होगा द्वितीयक आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े की डेफिनेशन क्या होती है? वे आंकड़े जिनको नए सिरे से एकत्रित किया जाता है, वे आंकड़े जिन्हें नए सिरे से एकत्रित किया जाता है प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। और द्वितीयक आंकड़े उन्हें कहते हैं वे आंकड़े जो पहले से ही प्रकाशित या अप्रकाशित स्थिति में हो। वे आंकड़े जो पहले से ही प्रकाशित या अप्रकाशित स्थिति में उपस्थित हो उन्हें क्या कहते हैं भाई? द्वितीयक आंकड़े कहा जाता है। कोई दिक्कत है इसके अंदर भाई? ठीक है, आगे बढ़े फिर। अगला जो है, यदि किसी शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर व त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो इसकी तिर्यक ऊंचाई क्या होगी? तो इसकी तिर्यक ऊंचाई क्या होगी? तो तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? एल बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये होता है। तो एल बराबर आर यानी त्रिज्या, त्रिज्या कितनी दे रखी है भाई? 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस ऊंचाई कितना दे रखा है भाई? 24, तो 24 का स्क्वायर। एल बराबर अंडर रूट 5 का स्क्वायर तो होगा 25 प्लस 24 का स्क्वायर होगा 576। कितना होगा भाई? 576 हो जाएगा। आगे बढ़े, एल बराबर अंडर रूट 6 और 5 11 का 1 हासिल का 1 8 9 10 10 का 0 हासिल का 1, ये हो गया 601 हो गया। कोई दिक्कत है भाई? अगर अंडर रूट से बाहर निकल रहा है तो अच्छी बात है, और नहीं निकल रहा है तो इसको यहीं पर छोड़ दो। ठीक है, 601 का गुणनखंड निकालना पड़ेगा जो मेरे भी दिमाग में नहीं और शायद नहीं होता है, तो ये सवाल यहीं पर क्या हो गया? खत्म हो गया। अगले सवाल की बात करते हैं। तो अगला जो सवाल है, तीन रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं? तीन रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं?
तो 3 रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? त्रिभुज कहते हैं। फिर आगे बात करते हैं। तो प्रश्न पूछा जाता है आपसे, प्रश्न पूछा जाता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितने डिग्री होता है? तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योगफल है वो कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री होता है भाई। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। फिर अगला प्रश्न ये पूछता है कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तो नॉर्मली मैं बिना लिखे आपको डेफिनेशन बता दूं कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं, उसे क्या कहते हैं भाई? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं उसे क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। फिर एक प्रश्न और मुझे याद आ रहा है यहां पर कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री होता है? समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? तो आपको बता दूं वो कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री होता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण जो है वो 60 डिग्री होता है। फिर लास्ट प्रश्न आज की क्लास का वो ये है कि यहीं पर लिख दूं मैं, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चतुर्भुज के चारों का योग कितने डिग्री का होता है भाई? 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। ऐसी छोटी मोटी नॉर्मल बातें आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि आयत का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? आयत का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? तो 90 डिग्री का होता है। वर्ग का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने एक भुजाएं समान होती है, आयत के आमने सामने एक भुजाएं समान होती है। आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है और प्लस वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं और समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि अगर आपने क्लास पूरी देखी होगी तो आपको अच्छी लगी होगी और आपको जो है ये सवाल समझ में आ चुके होंगे। तो मिलते हैं नई क्लास के अंदर। धन्यवाद और क्लास को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।